दोस्तों, ये कहानी है इस्तेमाल पर। रविवार की सुहानी सुबह थी। शहर के एक छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठकर काव्या चाय की चुस्कियां ले रही थी। बाहर का मौसम जितना खूबसूरत और शांत था, काव्या के मन के भीतर उतनी ही उथल पुथल मची हुई थी। वह शहर के एक बड़े सरकारी बैंक में सीनियर ऑफिसर के पद पर काम करती थी। वह दिखने में बेहद शालीन, स्वभाव से शांत और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उसकी उम्र अब 31 साल को पार हो चुकी थी, जो समाज और उसके परिवार की नज़र में शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जहाँ इस उम्र में पहुंचकर लोग अपने जीवन और भविष्य के सुंदर सपने बुनते हैं, वहीं काव्य का पूरा जीवन सिर्फ एक ही दूरी पर धूम रहा था, और वह थी उसके मायके की कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियाँ। अभी उसने चाय का आधा कप ही ख़त्म किया था कि उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। फ़ोन पर उसके पिता का एक लंबा सा मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि काव्या, इस महीने तुम्हारी कंपनी से जो बड़ा बोनस मिलने वाला था, क्या वह तुम्हारे खाते में आ गया है? तुम्हारे छोटे भाई नितिन का शहर से सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना है, और वहाँ कोटे की सीट के लिए डोनेशन की एक मोटी रकम कल सुबह ही जमा करनी है। इसलिए ज़रा जल्दी देख लेना और पैसे ट्रांसफ़र कर देना। काव्या ने एक ठंडी और गहरी सांस ली और फ़ोन को वापस मेज पर रख दिया। पिछले 4 सालों से उसकी ज़िंदगी का हर महीना बिल्कुल इसी ढर्रे पर शुरू होता था। जैसे ही पहली तारीख आती, उसके पास अपने खुद के खर्चों या इच्छाओं की कोई जगह नहीं होती थी, बल्कि उसके सामने घर की फरमाइशों और बिलों की एक लंबी लिस्ट तैयार मिलती थी। कभी पैतृक मकान का होम लोन चुकाना होता, कभी भाई नितिन की महंगी पढ़ाई की फीस भरनी होती, कभी माता पिता की बड़ी मेडिकल पॉलिसी की किस्त देनी होती, तो कभी पूरे घर का राशन और बिजली का बिल संभालना होता था। काव्य अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह हर महीने अपने माता पिता के खाते में ट्रांसफ़र कर देती थी, और खुद शहर के एक बेहद छोटे और सस्ते कमरे में रहकर बहुत ही किफ़ायती से पाई पाई बचाकर अपना गुजारा करती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके माता पिता ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तो उसकी हर संभव मदद करना उसका सबसे पहला फ़र्ज़ है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस फ़र्ज़ की आड़ में उसका अपना वजूद, उसकी अपनी खुशियाँ और उसकी अपनी ज़िंदगी कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थी। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम के दौरान काव्या की सीनियर और उसकी सबसे अच्छी सहेली मीना ने उसके पास आकर बड़े अपनेपन से कहा कि काव्या, मैं काफ़ी समय से तुम्हें देख रही हूँ। तुम सिर्फ अपने काम, बैंक की फाइलों और अपने घर के खर्चों के चक्कर में ही फंसी रहती हो। तुम अपनी तरफ कब ध्यान दोगी? तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, तुम 31 साल की हो गई हो। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं? काव्या ने एक फीकी और बेबस मुस्कान के साथ मीना की तरफ देखा और कहा कि ढूंढ तो रहे हैं मीना, पर शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी कोई बात शुरू होती है तो कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद मेरे नसीब में ही कोई अच्छा जीवन साथी नहीं लिखा है। यह बात काव्या का सबसे बड़ा और सबसे गहरा दर्द था। पिछले 2 सालों में जब भी घर में उसकी शादी की बात उठती, तो कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती कि बात आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। सबसे अजीब बात तो यह थी कि काव्या के लिए कभी कोई अच्छा पढ़ा लिखा या सुलझा हुआ रिश्ता आता ही नहीं था। जो भी रिश्ते उसके माता पिता उसके सामने लाते थे, वे या तो बेहद लालची होते थे, जो शादी के बाद भी काव्या की पूरी सैलरी अपने अधिकार में रखना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसे होते थे जिसकी सोच बहुत पिछड़ी और रूढ़िवादी थी। कई बार तो ऐसा होता था कि लड़के वाले काव्या के परिवार का भारी आर्थिक बोझ, उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखकर खुद ही बिना बताए पीछे हट जाते थे। हर बार एक खराब और अजीब रिश्ता आता, कुछ दिन बाद चलती, फिर वहाँ टूट जाती, और इस सब का नतीजा यह होता था कि काव्या अंदर ही अंदर एक गहरी हीन भावना से भर जाती थी। उसे सच में यह लगने लगा था कि शायद उसमें ही कोई बहुत बड़ी कमी है, इसलिए उसे समाज में कोई सम्मानजनक रिश्ता नहीं मिल पा रहा है।
इस मानसिक तनाव, अकेलेपन और लगातार मिलने वाली निराशा से तंग आकर एक शनिवार को काव्या ने अचानक एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि वह बिना किसी को बताए अपने घर जाएगी और अपने माता पिता के सामने सीधे बैठकर बात करेगी कि आखिर उसकी शादी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही है और क्यों हर बार कोई न कोई खराब रिश्ता ही उसके सामने आते हैं। वहाँ दोपहर की ट्रेन पकड़कर अपने होम टाउन के लिए रवाना हो गई और शाम ढलते ढलते अपने घर पहुँच गई। जब वह अपने घर में मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हंसने, मुस्कुराने और बहुत ही उत्साह में बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। काव्या जैसे ही अंदर कदम बढ़ाने वाली थी, उसने देखा कि हॉल में उसके माता पिता और उसका भाई नितिन सोफे पर बैठकर बहुत खुश मुद्रा में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त उसकी छोटी बहन रिया वहाँ मौजूद नहीं थी। नितिन अपने हाथ में एक नई गाड़ी का ब्रोशर लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक अपने पिता से कह रहा था कि पापा, दीदी का इस बार का जो बोनस आने वाला है वह बहुत बड़ा है। नितिन के कॉलेज एडमिशन की फीस भरने के बाद जो भी पैसे बचेंगे उससे हम एक नई और चमचमाती कार डाउन पेमेंट देकर शोरूम से निकाल लेंगे। आखिर कब तक मैं इस पुरानी और खटारा बाइक पर घूमता रहूँगा? मेरे दोस्त भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। उसके पिता ने भी बहुत गर्व से मुस्कुराते हुए नितिन की बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ बेटा, काव्या की नौकरी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और वह हर महीने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देती है। इस बार तुम्हारी कार का सपना भी जरूर पूरा हो जाएगा। अपने परिवार के लोगों को इस तरह खुश और अपनी सैलरी को लेकर प्लानिंग करते देख काव्या का दिल अंदर से भर आया। वह चुपचाप हॉल के भीतर आ गई। अचानक काव्य को बिना किसी सूचना के अपने सामने खड़ा देखकर सबके सब पूरी तरह चौंक गए। लेकिन तुरंत ही अपनी बातों को संभालते हुए और चेहरे पर एकजुटी मुस्कान लाते हुए माँ बोली कि अरे काव्या, तुम बिना बताए अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? खैर, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। कुछ देर तक इधर उधर की औपचारिक बातें होती रही, लेकिन काव्या के मन में जो दुख और सवाल तैर रहे थे उनकी वजह से उससे ज़्यादा देर चुप नहीं रहा गया। उसने भरी हुई आंखों और कांपती हुई आवाज़ में अपने माता पिता से अपने मन का गुबार निकाला और कहा कि माँ पापा, मैं आज आपसे यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मेरी उम्र लगातार निकलती जा रही है। ऑफिस में और बाहर समाज में सब मुझसे मेरी शादी को लेकर सवाल पूछते हैं, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन आप मुझे सच सच बताइए कि मेरे लिए कभी कोई अच्छा और सम्मानजनक रिश्ता क्यों नहीं आता? जो भी लोग आते हैं वे इतने अजीब, लालची और संकुचित सोच के होते हैं कि बात शुरू होने से पहले ही टूट जाती है। क्या मेरी किस्मत में कभी एक अच्छा, खुशहाल घर और मान सम्मान नहीं लिखा है? क्या मैं हमेशा इसी तरह अकेली और परेशान रहूंगी? काव्या की इतनी भावुक और रोती हुई आवाज़ सुनकर भी उसकी माँ के चेहरे पर कोई हमदर्दी या माँ का प्यार नजर नहीं आया। उन्होंने काव्या को गले लगाने या सांत्वना देने के बजाय बहुत ही रूखे और ऊंचे स्वर में कहा कि देखो काव्या, जब तक इस घर के हालात पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते और तुम्हारे छोटे भाई नितिन की पढ़ाई पूरी होकर उसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक तुम्हें इन अच्छे और बड़े रिश्तों की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी आजकल के लड़के और उनके परिवार बहुत डिमांडिंग होते हैं और तुम्हारी जैसे उम्र हो जाने के बाद अच्छे रिश्ते मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए जो मिल रहा है उसी में संतोष रखना सीखो। अपनी ही सगी माँ के मुंह से इतनी कड़वी, ठंडी और संवेदनशील बात सुनकर काव्या के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। वह अपनी नज़रें झुकाकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसके आंसू लगातार बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस माँ बाप ने के लिए उसने अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ और अपनी पूरी कमाई सौंप दी, यही उसके इस गहरे दर्द पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़क रहे हैं। काव्या अभी अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी बगल के कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला। काव्या की छोटी बहन रिया, जो अब तक अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और हॉल में
चल रही हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। गुस्से में कांपती हुई हॉल में आ गई। रिया की आंखों में इस वक्त अपनी दीदी के लिए गहरा दर्द और अपने माता पिता के प्रति भारी आक्रोश था। रिया ने सीधे अपनी माँ और पिता के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, बहुत ही कड़क आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि बस कीजिए माँ, और कितना झूठ बोलोगी आप दीदी से। बहुत हो गया आपका यह नाटक। अब और झूठ मत बोलिए और दीदी की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए। उसके पिता ने गुस्से में आग बबूला होते हुए रिया को डांटा और कहा कि रिया, ये बड़ों के बीच के बोलने की तमीज़ है तुम्हारी? तुम अभी बहुत छोटी हो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और अपनी पढ़ाई करो। लेकिन रिया अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटी और उसने बहुत ही निडरता से कहा कि नहीं पापा, आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी। अगर मैं आज भी चुप रह गई तो आप लोग दीदी की पूरी ज़िंदगी को अपने लालच की भट्टी में झोंक देंगे। रिया ने दौड़कर काव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा कि दीदी, आप जिसे अपनी फूटी किस्मत समझकर दिन रात रोती है ना, वो आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि इन लोगों की एक बहुत बड़ी सोची समझी और क्रूर साजिश है। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं दीदी। बल्कि पिछले महीने ही शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सुलझे हुए सरकारी अफसर का रिश्ता आपके लिए आया था। वे लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन पापा ने उन्हें बिना हमसे पूछे फ़ोन करके खुद मना कर दिया और उनसे कह दिया कि हमारी बेटी शादी के बाद अपने मायके में ही पैसे भेजेगी और अपने पति के घर एक रुपया नहीं देगी, जिसके कारण वे लोग हैरान होकर पीछे हट गए। काव्या की आंखें फटी ही फटी रह गई। उसने रोते हुए रिया से पूछा कि रिया, तू ये क्या कह रही है? क्या ये सच है? रिया ने रोते हुए अपनी माँ और पिता की तरफ उंगली उठाई और कहा कि दीदी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि यह बिल्कुल सच है। कल रात जब सब सो गए थे तब मैंने अपने कमरे में सुना था कि पापा माँ से धीरे धीरे कह रहे थे कि अगर काव्या की शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लड़के से हो गई तो वह लड़का बहुत चालाक होगा और वह काव्या को हमारे लिए पैसे नहीं भेजने देगा। इसलिए काव्या के सामने सिर्फ ऐसे खराब, लालची और अजीब रिश्ते लाओ जो या तो खुद टूट जाए या तो शादी की बात को किसी न किसी बहाने से तब तक टालते रहो जब तक नितिन पूरी तरह सेट नहीं हो जाता और हम एक नई कार नहीं खरीद लेते, ताकि हर महीने आने वाली इसकी मोटी तनख्वाह और बोनस से हमारी सारी सुख सुविधाएं और नितिन के ऐशो आराम बिना किसी रुकावट के पूरे होते रहे। दीदी, इन लोगों ने आपको कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। आप इनके लिए सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन है। रिया के मुंह यह भयानक, खौफनाक और कड़वा सच सुनते ही काव्या के पैरों तले जैसे जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसके कान सुन्न हो गए और उसका सिर चकराने लगा। वह जिन माता पिता को भगवान का रूप मानकर उनकी हर इच्छा को अपना कर्तव्य समझकर अपनी पूरी जवानी और खुशियाँ कुर्बान कर रही थी, वे ही उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे। वे ही उसकी खुशियों, उसके सपनों और उसकी शादी का सौदा कर रहे थे, ताकि उनका ऐशो आराम और लालच जिंदा रह सके। यहाँ देखकर माँ ने गुस्से में रिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा कि चुप कर बदतमीज लड़की, अपने ही माता पिता पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है। घर में आग लगा रही है तू। लेकिन इससे पहले कि माँ का हाथ रिया तक पहुँचता, काव्या पहली बार एक घायल शेरनी की तरह गरज उठी और उसने माँ का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और कहा कि हाथ मत उठाना माँ, अब बहुत हो गया। काव्या की आवाज़ में इतनी कड़क और आंखों में ऐसा गुस्सा था कि जिसे देखकर उसके माता पिता और भाई नितिन के पसीने छूट गए। काव्या ने अपने सारे आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब बेबसी का दर्द नहीं था, बल्कि एक चट्टान जैसा मजबूत और अटल फैसला था। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने बैंक के कलीग को फ़ोन करके कहा कि अमित, मैंने जो बेंगलोर हेड ऑफिस के ट्रांसफ़र की फ़ाइल अपने परिवार के कारण रोक रखी थी, उसे आज और अभी इसी वक्त आगे बढ़ा दो। मैं अगले हफ्ते ही वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद उसने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का खोला और अपने माता पिता के खातों में दिया हुआ अपने अकाउंट का जॉइंट एक्सेस हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर डिलीट कर दिया। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज़ में कहा कि पापा,
इस घर के होम लोन की आखिरी किस्त मैंने कल ही बैंक में जमा कर दी थी। आज के बाद से इस घर पर मेरा कोई कर्ज नहीं है और नहीं आपका मुझ पर कोई हक है। मेरी छोटी बहन रिया को छोड़कर आज से मेरे लिए इस घर में सारे रिश्ते और सारे नाते हमेशा के लिए ख़त्म होते हैं। यहाँ कहकर काव्या ने अपना बैग उठाया और तुरंत घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। रिया को गले लगाया और उससे वादा किया कि वह उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाएगी, लेकिन इस लालची और स्वार्थी घर में अब अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी कभी नहीं भेजेगी। बेंगलोर आने के बाद काव्या की ज़िंदगी पूरी तरह से करवट बदल चुकी थी। उसने पहली बार अपने पैसों से अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, एक खूबसूरत और हवादार फ्लैट किराया पर लिया और अपनी ज़िंदगी को बिना किसी दबाव के खुलकर जीना शुरू कर दिया। उसे अब जाकर यह समझ आया था कि खुद से प्यार करना और अपने भविष्य के बारे में सोचना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यह हर इंसान का अधिकार है। इसी दौरान बैंक की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात आनंद नाम के एक युवक से हुई। आनंद उसी बैंक में आईटी डिपार्टमेंट में एक बेहद सफल और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहाँ जितना अपने काम में माहिर था, दिल का उतना ही साफ, दयालु और सुलझा हुआ इंसान था। दोनों के बीच धीरे धीरे काम के सिलसिले में बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आनंद को काव्या की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका स्वाभिमान स्वभाव बेहद पसंद आया। एक दिन आनंद ने पूरी हिम्मत जुटाकर काव्या से अपने दिल की बात कही और कहा कि काव्या, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में और तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस सब के बारे में जानता हूँ, क्योंकि रिया ने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बताया था। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कमाने वाली मशीन या बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ऐसी मजबूत, सच्ची और स्वाभिमानी लड़की चाहिए जो हर सुख दुख में मेरा साथ दे सके और जिसे मैं दुनिया की हर खुशी दे सकूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आनंद की इतनी सच्ची और सम्मानजनक बातें सुनकर काव्या की आंखों में पहली बार खुशी और सुकून के आंसू आए। उसने आनंद के इस पवित्र प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने बिना किसी तड़क भड़क के कोर्ट में बेहद सादगी के साथ शादी कर ली। इस शादी में काव्या के मायके में से सिर्फ उसकी छोटी बहन रिया शामिल हुई थी, जिसने अपनी बड़ी बहन की शादी की हर रस्म में एक सच्चे स्तंभ की तरह उसका साथ दिया। उधर काव्या के होम टाउन वाले घर में उसके जाने के कुछ ही महीनों बाद जैसे दुखों और मुसीबतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। हर महीने की पहली तारीख को आने वाली जो बंधी बंधाई और मोटी रकम थी, वहाँ अचानक पूरी तरह बंद हो चुकी थी। नितिन की महंगी पढ़ाई के खर्चे, घर का रख रखाव की बिजली के बिल और माता पिता की महंगी दवाइयों का खर्च निकालना अब उनके लिए आसमान छूने जैसा कठिन होने लगा था। जो नितिन कल तक नई कार खरीदने और दोस्तों के सामने रोब जमाने के सपने देख रहा था, कॉलेज की फीस समय पर न भर पाने के कारण कॉलेज प्रशासन ने उसका नाम लिस्ट में से काट दिया और उसे कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब जाकर नितिन और उसके माता पिता को यह कड़वा एहसास हुआ कि जिस काव्या की कमाई और त्याग को वे बहुत साधारण समझते थे और जिसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे, वहीं काव्या वास्तव में इस पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत और रीढ़ की हड्डी थी। नितिन को अपनी बड़ी भूल और अपने लालच का गहरा एहसास हुआ। उसने अपनी सारी सुस्ती और घमंड को पीछे छोड़ा और दिन रात एक करके शहर की एक छोटी सी कंपनी में एक बेहद मामूली सी नौकरी ढूंढ ली। जब नितिन को अपने जीवन की पहली सैलरी मिली, जो कि बहुत कम थी, तब उसे समझ आया कि पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अकेले दम पर घर चलाना कितना बड़ा और भारी काम होता है। उसे बार बार अपनी दीदी का चेहरा याद आने लगा, जो अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को मारकर पुराने कपड़े पहनकर उसके खातों में चुपचाप पैसे डाल देते थे ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान रह सके। एक दिन नितिन ने पूरी हिम्मत और पछतावे के साथ काव्या को फ़ोन किया। तब काव्या ने फ़ोन उठाया तो नितिन की आवाज़ में अब पुराना कोई घमंड, रौब या लालच नहीं था, बल्कि उसकी आवाज़ में एक गहरा पछतावा और आंसू थे। उसने रोते हुए कहा कि दीदी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना।
मैंने आज अपनी पहली सैलरी से माँ और पापा की ज़रूरी दवाइयाँ खरीदी है। आज मुझे सच में यह एहसास हुआ कि आप हमारे लिए क्या थी और आपने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया था। हमने अपने छोटे से लालच और ज़रूरतों के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। हम आपके बहुत बड़े अपराधी हैं दीदी। अगर हो सके तो अपने इस छोटे भाई को माफ़ कर देना। फ़ोन के उस पार बैठी काव्या की आंखें भी अपने भाई की बातें सुनकर नम हो गई, लेकिन इस बार उसके मन में अपने परिवार के लिए कोई कड़वाहट, गुस्सा या नफरत नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही मधुर स्वर में कहा कि नितिन, मुझे आज बहुत खुशी है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ गए हो और एक सच्चे और समझदार इंसान बन गए हो। याद रखना नितिन, कोई भी रिश्ता कभी पैसों की नुमाइश या लालच से नहीं चलता, बल्कि रिश्ता हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे सम्मान, प्यार और त्याग से चलता है। छोटी बहन रिया के उस एक कड़े सच और हिम्मत की वजह से आज काव्य का पूरा परिवार सुधर चुका था और सही रास्ते पर आ गया था। काव्य ने अपने मायके से अपना रिश्ता पूरी तरह से कभी नहीं तोड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान के लिए एक मजबूत लक्षण रेखा हमेशा के लिए खींच दी थी। अब उस घर के काव्या की पहचान उसके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों या उसकी तनख्वाह से नहीं होती थी, बल्कि पूरे परिवार के दिल में उसके लिए एक सच्चा प्यार, आदर और सर्वोच्च सम्मान था, जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और बेटियों की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए।